होटल वॉशिंगटन में पैसिफिक हाउस, फिजी में द ग्रैंड पैसिफिक होटल। हालांकि भ्रष्टाचार और गलत मैनेजमेंट ने सरकार को 1990 के दशक में प्रति वर्ष लाखों डॉलर के कर्जे में डाल दिया और फॉस्फेट से होने वाली कमाई जल्द ही खत्म हो गई। अपने आप को बनाए रखने की कोशिश में सरकार ने देश को टैक्स हेवन में बदलना चाहा और इसके चलते यह ड्रग कंट्रोल, रूसी माफिया और अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग घोटालों में शामिल हो गई। नारू ने 400 से भी अधिक फॉरेन बैंक्स को एक ऐसे सिस्टम के तहत लाइसेंस जारी किया जिसमें ब्रांचिंग की आवश्यकता नहीं थी और ऑप्शनल रिकॉर्ड रखने की अनुमति थी। उस अवधि के दौरान अकेले रूसी माफिया ने नारू में बैंक्स के जरिए 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाया। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से देश को गैर कानूनी बैंकिंग एक्टिविटीज पर रोक लगानी पड़ी और 2004 से कैश बेस्ड इकोनॉमी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर नारू की ऑफिशियल करेंसी है। देश भर में मौजूद कुछ ही एटीएम्स में भी पैसे नहीं है। मैं अपने साथ कुछ कैश लेकर आया था, लेकिन यहाँ क्रेडिट कार्ड भी स्वीकार नहीं किए जाते। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिशों के बावजूद आज की तारीख में यहाँ बस एक ऑस्ट्रेलियन बैंक कार्य करती है। साल 2000 आते आते फॉस्फेट रिजर्व समाप्त हो गए और फॉस्फेट एक्सपोर्ट अपने पीक पीरियड के मुकाबले 1% तक गिर गया। देश के सेंट्रल बैंक को बंद कर दिया गया और दूसरे देशों में इसकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके बेचा गया। टॉप साइड से आगे बढ़ने पर हम खुदाई करने वाली मशीनों को काम करते हुए देख सकते हैं। देश में अभी भी छोटे पैमाने पर फॉस्फेट की खुदाई की जाती है। अगर उन्हें यहाँ एक और फॉस्फेट माइन मिलती है तो क्या आप उसकी माइनिंग को सपोर्ट करेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि नेचर को अकेला छोड़ डीएच देना चाहिए, क्योंकि नाउरू में जमीन को खोदा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन डूब जाएंगे। 52% आबादी गरीबी रेखा पर या उससे नीचे रहती है और चर्च की सहायता के साथ जीवित रहने की कोशिश करती है। जिन क्षेत्रों में कम कमाई होती है वहाँ तनाव की वजह से तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। साल 2020 के डेटा के अनुसार नारू का स्मोकिंग रेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इस आइलैंड पर कुल 5 बीचेस हैं और वहाँ भी हम टायर और कचरा देख सकते हैं। नारू साल 2001 में फाइनेंशियल सपोर्ट के बदले ऑस्ट्रेलिया से अवांछित शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए राजी हो गया। लगभग 1000 शरणार्थियों, जिनमें ज्यादातर अफगान, इराकी और ईरानी थे, को नारू ले जाया गया और हिरासत में ले लिया गया। टॉप साइड पर वहाँ 3 रिफ्यूजी कैंप्स लगाए गए थे। लोगों को चिलचिलाती धूप में साफ पानी की नियमित पहुंच के बिना सालों तक प्लास्टिक के टेंट्स में रहने के लिए मजबूर किया गया था। इनमें से कईयों ने अपनी जिंदगी को समाप्त करके अमानवीय और बिगड़े हुए हालातों और अनिश्चित भविष्य से बचने की कोशिश की। ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना बच्चों को करना पड़ा, जो कि ज्यादातर कैंप्स में थे। इन कैंप्स को बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया हर साल 550 मिलियन USD खर्च कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नारू गवर्नमेंट आइलैंड पर बंदी बनाए गए हर एक रिफ्यूजी के बदले 5 लाख USD कमा रही थी। जैसे ही मैंने इन छिपे हुए इलाकों में जाने की कोशिश की, अचानक बैरिकेड मेरे रास्ते में आ गए। उन्होंने टॉप साइड में 3 अलग अलग जगहों पर बनाए गए कैंप्स की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया था। फिर भी मुझे बाहर से शूट करने का एक रास्ता मिल ही गया। लगभग 20 सालों से ये कैंप्स चिकित्सीय लापरवाही, दुर्घटनाओं और खुद की जान लेने की वजह से अनगिनत व्यक्तियों की जान जाने का स्थान बन गया है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ये जगहें अब पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर रह रहे लोगों को इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। वर्तमान में नारू कनाडा में स्थित मेटल्स कंपनी के सहयोग से गहरे समुद्र में माइनिंग में शामिल होने का इंतजार कर रहा है। उनका प्लान पॉलीमेटालिक स्टोन्स को निकालने का है, जो हर 10 लाख सालों में बस कुछ ही मिलीमीटर बढ़ते हैं। बैटरियों में पाए जाने वाले कोबाल्ट, निकल, कॉपर और मैंगनीज जैसे मेटल से युक्त ये पत्थर आने वाले भविष्य में एनर्जी का सोर्स बनेंगे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समुद्री जीवन को खतरे में डालने वाले ये माइनिंग ऑपरेशंस कार्बन को अब्सॉर्ब करने की समुद्र की क्षमता को कम कर सकते हैं और तेजी से मौसम में बदलाव ला सकते हैं। 1960 के दशक के आखिर में नारू दौलत के जिस भ्रम में फंस गया था, उस वजह से यहाँ के लोग कड़ी मेहनत और पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझ पाए। गवर्नमेंट ने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई और देश के सभी संसाधनों को खत्म कर दिया। मोटिवेशन, स्किल्स और ज्ञान के बिना यहाँ बेहतर भविष्य बना पाना लगभग नामुमकिन है। कभी न भरने वाले घावों वाला ये छोटा सा आइलैंड दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके सारांश के रूप में और एक सबक के रूप में हमारे सामने खड़ा है, जिसे मानवता को हमेशा याद रखना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे